नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने अभी जो है पेपर जारी कर दिए हैं 2023 के लिए, और हमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है प्रत्येक विषय में। अगर आप चाहते हैं कि आप सारे पेपर्स डाउनलोड करें, आप सभी पेपर्स का पैटर्न जानें, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई पहली लिंक को क्लिक कर लीजिए और मॉडल पेपर डॉट इन्फो पर भी जाकर के आप तमाम पेपर देख सकते हैं। मॉडल पेपर इन्फो, ठीक है। कैसे लिखेंगे? ये एक वेबसाइट है मॉडल पेपर डॉट इन्फो। तो इस वेबसाइट पर भी जाकर आप ढेर सारे मॉडल पेपर्स देख सकते हैं प्रत्येक विषय के, और यूपी एमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे क्लास 9 में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो हैं 10th के, ठीक है। मैं आपको एक बार बता दूंगा कैसे डाउनलोड करने हैं। फिलहाल आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक हमने दे दी है, जहां से हर विषय का पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे। बड़ा आसान तरीका है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। संस्कृत कक्षा 10 का 2023 का आप अपनी आंखों से देख लीजिए। ये पेपर मेरा बनाया हुआ नहीं है, यूपी बोर्ड की ऑफिस से दिया गया ऑफिशियल पेपर है। और अब हम दिखा देते हैं आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको 2022-23 में फॉलो करने। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, 2022-23 लिखा है, बट इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाने के कारण 2022-23 ढंग से नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए 2022-23 बिल्कुल लिखा हुआ है, ये 23 है और ये 22 है। इसके इंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखिए विषय। हाँ, सबसे पहले पहली बात, बहुत बड़े बदलाव देखने को जो मिले हैं वो ये हैं कि ओएमआर शीट पर आपको पेपर देना होगा, यानी 20 जो आपके एमसीक्यू आएंगे वो आपको ओएमआर शीट पर देना होगा, ठीक है। और गद्यांश तथा पद्यांश पे आधारित प्रश्नोत्तर आएंगे, ठीक है। ये बड़ा बदलाव है, दो बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। खंड आ खंड बा दो होंगे, दो खंडों में पेपर होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है। आ में 20 ओएमआर शीट नीले और काले बाल पॉइंट पेन से आपको ब्लैक करनी, तो ब्लैक ले जाओ, ज्यादा बेहतर है, गोले को भरना है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। खंड आ हेतु 1 घंटे का समय अलग से निर्धारित है, और खंड बा के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित। कुल मिला के 3 घंटे 15 मिनट हैं, जिसमें 2 घंटे आप वर्णनात्मक लिखेंगे और 1 घंटे में ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो कुछ ज़्यादा ही चेंज देखने को मिल रहा है आपको। तो चलिए मैं बता देता हूं आगे क्या क्या है, फिर हल करा देता हूं ये पूरा का पूरा पेपर। देखो, हमारा कर्तव्य है पूरा पेपर हल कराना, और आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना, ताकि वे भ्रमित ना रहें। कुछ जगहों पर, कुछ विद्यालयों में ऐसा होता है कि शिक्षक गण जो हैं हमारे सम्मानित शिक्षण गण जो हैं, शिक्षक गण, वो बेचारे कुछ जान नहीं पाते हैं। और होता क्या है कि वे परंपरागत तरीके से पढ़ाते रहते हैं, जैसे आता है तो बुक से ही पढ़ाते रहते हैं, फिर ना तो वो मॉडल पेपर्स देखते हैं, ना यूपी बोर्ड की वेबसाइट विजिट करते हैं। तो ऐसे में दिक्कत होती है बच्चों को। तो वो सहायता आपको हमारे द्वारा यूट्यूब पर मिलती रहेगी, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप तो कर ही लेंगे, फिलहाल वो अलग की बातें हैं। बाकी शेयर आप जरूर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में, ठीक है, ठीक है। बाकी अपने साथियों को जरूर बता देना, जो जो स्टेटस वगैरह लगा लो, दुनिया भर की लगाते हो, तो ये भी लगा लेना, तो पहली लिंक से आप पेपर ये पा जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बता दी आपको, और बाकी यहाँ पर भी वही नियम है ना। तो अब ये पूर्णांक 70 का ही रहेगा, और यहाँ साफ साफ 2023 लिखा है, और 3 घंटे 15 मिनट का है, ठीक है। जिसको विश्वास नहीं है, यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो अब क्या आया है उपखंड का में, देखिएगा गद्यांश 1 व 2 गद्यांश। देखिए प्लेलिस्ट हमारी जो है, प्लेलिस्ट अगर हम बात करते हैं यूपी बोर्ड की संस्कृत, जो अलग से विद्यार्थी कक्षा 10 के लिए संस्कृत ले रखे हैं, मैं उनको सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस जाती हुई वस्तु को रोक लिया है, यानी कि जो परंपरा धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। आप बहुत महान व्यक्ति हैं जो संस्कृत पढ़ रहे हैं। ये प्यारी संस्कृत, हमारी मातृभाषा, आर्य भाषाओं की जो जननी है, आज विलुप्त होने की कगार पे थी, परंतु आप लोगों ने इसको रोका है। तो मैं बहुत आभारी हूं संस्कृत के लिए आपको धन्यवाद देंगे कि आप संस्कृत विषय को चुने हैं। बहुत अच्छी भाषा है, देववाणी है।
तो हम आपको बता दें कि एक एवं दो गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उसका उत्तर दीजिए। पहले क्या आता था? हिंदी अनुवाद, लेकिन ये बड़ा बदलाव है आपको देखने को मिल रहा है कि ये गद्यांश पढ़िए, उसके नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा। शंकर केरल प्रदेशे मालाबार प्रांते पूर्णाख्यायाः नद्याः तटे स्थित सलक ग्रामे अष्टाशीति अधिके सप्तदशतमे ख्रीष्टाब्दे नंबूद्र कुले जन्म लेभे। तस्य पितुर्नाम शिवगुरु आसीत्, मातुश्च सुभद्रा। शैशवादेव शंकरः अलौकिक प्रतिभा संपन्नः आसीत्। अष्टवर्ष देशीयाः सन्नपि परम मेधावी असौ वेद वेदांगेषु प्रवीण्यम अवाप। ठीक है। उक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो उक्त गद्यांश का शीर्षक होगा आपका आदि शंकराचार्य। ठीक है। अब यहां प्रश्न बन रहा है कि देखो, अनुवाद अगर आपको नहीं आता है तो प्रश्न भी हल नहीं कर पाएंगे। अनुवाद पढ़िए जाके प्लेलिस्ट में। शंकर कस्मिन प्रदेशे जन्म लेभे, तो यहां पर लिखा है केरल प्रदेशे, तो आप गद्यांश से ही छांट कर लिख देंगे शंकर केरल प्रदेशे जन्म लेभे। गुरु नानकस्य पितुः नाम क्या था? गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? और वृक्षाः कः सलिलपानम कुर्वन्ति पृथिव्याम कतिर। अच्छा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 और 2 इस गद्यांश के हैं, बाकी प्रश्न अलग से हैं। वही मैं कह रहा था कि ये प्रश्न, तो अब ये तीसरा प्रश्न अलग से आया है आपके गद्यांश आधारित। गुरु नानकस्य पितुः नाम किम आसीत्? कालू मेहता, ननकाना साहेब, रैदासा, अंगदेव। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कालू मेहता। गुरु नानकस्य पितुः कालू मेहता अस्ति। और वृक्षाः कः सलिलपानम कुर्वन्ति, यानी वृक्ष जो है कैसे सलिलपान करते हैं, जल पीते हैं? तो पादैः, पादैः यानी पैरों से, पैर मतलब जड़ों से। ठीक है। मुखै हस्ते नेत्रे पादैः, तो पादैः, पादः पिबन्ति इति पादपः। तो पादप इसीलिए कहा गया है क्योंकि वे पैरों से जल पीते हैं, यानी कि जड़ों से पीते हैं। पृथिव्याम कति रत्नानि, तो हमने पढ़ाया था आपको, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नं संज्ञा विधीयते। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जल, अन्नम और सुभाषितम। अभिवादनशीलस्य, तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो विलम। कहते हैं कि श्लोक की पंक्ति को पूर्ण करो। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, तो नित्यम यहां पर आप लगाएंगे तभी ये पूरा होगा। कर्मण्डेवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूमां संग त्यक्तो धनंजयः। तो कर्मण्डेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सूक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो ये आपकी ली गई है गीतामृतम से। ठीक है। कहां से? गीतामृतम से। किम नाटकम दृष्ट्वा गांधिना हृदयम परिवर्तितम, तो हरिश्चंद्र नाटकम दृष्ट्वा गांधिना हृदयम परिवर्तितम। नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता कौन है? नागानंद नाटक के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन है। तो नागानंद नाटक के रचयिता हर्षवर्धन हो गए। सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः कः अकथयत। ठीक है, कि सन्मित्र के लक्षण संतों ने कहा है, ऐसा किसने कहा ये बताना है। दीपक, जसविंदर, आफ्ताबः, पीटरः। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रवदंती संतः, जसविंदर का ये कथन है भाई साहब। उपखंड खा में देखिए 10 ऑब्जेक्टिव व्याकरण से है और इक प्रत्याहार के वर्ण बताइए। आयुड़ रील रिक एवं अयौच है वरट लड़ाई मंगड़नम झभाई घट दस जबगड दश खप छठ थ चट तऊ कपैशक सरहल। हो गए 14 माहेश्वर सूत्र। तो इक प्रत्याहार में आयुड़ रील रिक, ई उ रील री, आयुड़ अड़ा हटा दो, री और री, ये ई उ रील री है कहीं, ई उ रील री, तो खा वाला आपका सही हो जाएगा।
ता का उच्चारण स्थान क्या है, हमने पढ़ाया था आपको, लृतु लसानाम दंत। तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, और ता बोल के देखो दांत में जबान लगती है। हरिम वंदे में कौन सी संधि है, अनुस्वारस्य यही परसवर्णम, अनुस्वार संधि है, मो अनुस्वारा संधि से, मो अनुस्वारा सूत्र से अनुस्वार संधि हो गई। और नमस्ते का संधि विच्छेद नमः धन ते हो जाएगा। राज्ञा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो कहीं अगर तृतीया का एक वचन है तो राज्ञा तृतीया का एक वचन हो जाता है। वारि पद का षष्ठी एक वचन क्या होगा, वारि वारि वारिणा वारिणो, है ना, ऐसे। वारि का क्या पूछा है, षष्ठी का एक वचन वारिणः, वारिणः है कहीं, नहीं, षष्ठी का एक वचन पूछा है। तो देखो वारि ऐसे बनता, वारि वारि वारिणा वारिणे वारिणः वारिणः वारिणी वार, तो षष्ठी का देखो यहां पर है नहीं, वारिणः होगा। यहां पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, वारिणः होगा षष्ठी का एक वचन, ठीक है। वारि वारि वारिणा वारिणे वारिणः वारिणः वारिणी वारि, ठीक है, ऐसे होगा। तो अगर हम यहां देखते हैं वारिणा, तो वारिणा तृतीया का एक वचन है, वारिणी आपका प्रथमा का बहुवचन है, वारिणी, वारिणी कोई शब्द होता नहीं है, केवल वारिणी होता है, वारिणी सप्तमी का एक वचन होता है, इसलिए ये गलत ही है। यहाँ पे छोटी की मात्रा ना लगती तो सही हो जाता, इसलिए वारिणे जो है, वारिणे आपका चतुर्थी है, तो इसमें कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। ये टाइपिंग मिस्टेक या फिर बोर्ड की मिस्टेक हो सकती है, मेरी नहीं है भाई साहब। नमामि रूप है, लोट लकार का है, उत्तम पुरुष एक वचन का है, लट लकार का है, उत्तम पुरुष एक वचन का है, कहाँ का है, नमामि 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 नमामि, ठीक है। लोट लकार का है, लट लकार का, विधिलिंग लकार का है, काहे का है, नमामि मतलब नमन करता हूं। तो सीधी सी बात है ये, तो अगर हम नमामि की बात करते हैं तो ये लट लकार में आएगा, लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। लेकिन यहां पर हमें यह दिखाई देता है ना तो लट लकार है, ना उत्तम पुरुष है और ना एक वचन है, इसलिए यहां इनमें से कोई नहीं होगा। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो नमामि रूप है ये आपके सिलेबस में धातु ही नहीं है, यानी आपके सिलेबस में नयामी है, ठीक है। और इसी नयामी का नमामि यहां हो गया है, ये नयामी होना चाहिए, ठीक है। तो नयामी जो है वो नयामी की भी अगर बात करें तो इसमें नहीं है, वही होगा लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का नयामी नमामि पठामी गच्छामी होता है। तो यहां पर भी आपका ये क्वेश्चन भी फ्लॉप हो रहा है। फिलहाल अगर ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं तो आपको बोर्ड पूरा पूरा अंक देगा, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। भवेयुः रूप किस लकार का है, लट लकार का है, लिट लकार का है, या लोट लकार का है, या विधिलिंग लकार का है। तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त ही बता दिया था कि जो एक ही मात्रा लगी हो, ठीक है, जब एक ही मात्रा लगी हो तो हमेशा याद रखना जो होगा वो विधिलिंग लकार में होगा। और भवेयुः जो है तो पठेत पठेताम पठेयुः होता है, तो भवेत भवेताम भवेयुः होगा, तो ये आपका विधिलिंग लकार में जाएगा। प्रतिदिनम में कौन सा समास है, दिनम दिनम प्रति, और ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। त्रिभुवन अंतिम प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव का है। देखो आपको 3 घंटे मिलेंगे, 1 घंटे में ऑब्जेक्टिव करना होगा, लेकिन आप 1 घंटे से पहले ऑब्जेक्टिव कर डालें, ज्यादा बेहतर है। 30 मिनट बहुत है इसके लिए, 2.5 घंटे में आप लिखिए आराम से। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि 1 घंटा ही आपको इसके लिए। कंबाइंड पेपर मिलेंगे तो आपको चाहे आप OMR करना या पहले कॉपी लिखना, ये आप पर डिपेंड करता है। त्रिभुवन में कौन सा समास है, त्रयाणाम भुवनाम समाहारा, यानी यहां पर द्विगु समास हो जाएगा आपका संख्या पूर्वो द्विगु से। तो त्रयाणाम भुवनाम समाहारा ये आपका का वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो इतने में हमने देखा कि 2 क्वेश्चन फ्लॉप हो गए और आपका क्वेश्चन 18 यहां पर बचा है। लेकिन बोर्ड ऐसी गलती नहीं करेगा, ये तो बोर्ड ने गलती की है, मॉडल पेपर है, लेकिन आगे एग्जाम में ऐसी गलतियां बहुत ही कम मिलती हैं देखने को। अब वर्णात्मक प्रश्न आते हैं और कहता है कि हिंदी अनुवाद, देखो हिंदी अनुवाद भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा।
ये जैसा मॉडल पेपर यहां दिया गया है, आप मान लो बिल्कुल वैसा ही मॉडल पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में 100% सेम ऐसा ही, क्योंकि मैं एनालाइज कर चुका हूं ये चीज, ठीक है, कि ये चीज मैं देख चुका हूं भैया कि बिल्कुल आता है। फिर देखिएगा अनुवाद, तो यहां कहता है पहले आपका गद्यांशों का अनुवाद करना होगा, तो आप संदर्भ आप लिखें या ना लिखें, लेकिन आप संदर्भ के साथ लिखते चलें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शिक्षक कुछ लोग जो है संदर्भ चेक करने लगते हैं। तो आप संदर्भ से ही लिखिए, संदर्भ लिखिए, संदर्भ हेडिंग भले ही न डालो, लेकिन एक लाइन में संदर्भ लिख डालना। क्या लिखेंगे आपकी प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यानि नामक पाठ से उद्धृत है। फिर आप अनुवाद नाम से हेडिंग डाल देंगे, तो अनुवाद हेडिंग डालने के बाद लिखना नैतिक मूल्य ही मीन्स नैतिक मूल्यों से, नैतिक मूल्यों मतलब नैतिक मूल्यों से, व्यक्ते मीन्स व्यक्ति की, सामाजिकी माने सामाजिक, प्रतिष्ठा अभिवर्धते सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, मानव कल्याण के लिए नैतिकता बहुत आवश्यक है। नैतिकतैव व्यक्तेः समाजस्य, नैतिकता से ही व्यक्ति समाज राष्ट्रस्य और राष्ट्र का विश्वस्य कल्याणम कुरुते, विश्व का कल्याण, अच्छा हाँ, नैतिकता ही व्यक्ति समाज राष्ट्र और विश्व का कल्याण कुरुते माने करती है। नैतिकता आचरणेनेव, नैतिकता के आचरण से ही मनुष्येषु त्यागः, मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्याय, प्रियता एवं माने और इस प्रकार अन्य अपि, अन्य माने इस प्रकार, अन्य माने अन्य भी मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते, मानवीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते, नैतिकता से ही मनुष्य अन्य प्राणियों में से भिन्न हो जाता है। तदाचरणेन, उसके आचरण से, व्यक्ति समाजस्य च, व्यक्ति और समाज का जीवनम अनुशासितम, जीवन अनुशासित, निष्कंटकम च भवति, और निष्कंटक हो जाता है। तो आपको यहां पर ओनली वन गद्यांश की करनी है, मैं दोनों गद्यांशों का करा देता हूं। आपको अगले जिस दिन आपका ये पेपर है सेम ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस ये भले ही ना आए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस यहां से फंसते हैं बिल्कुल, क्योंकि बोर्ड का दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं फंसेंगे। संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण साधारण जना नाम वाग व्यवहार भाषा आसीत। अब ये कहां से लिया गया है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत भाषा है ना, संस्कृत भाषाया महत्वम से लिया गया है। क्या बताओ कहां से लिया गया है? बिल्कुल, ये संस्कृत भाषाया गौरवम चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। संस्कृत भाषा पुराकाले, संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण जनानाम, सर्वसाधारण लोगों के, वाग व्यवहार भाषा चासीत, वाग व्यवहार की भाषा थी, ठीक है। संस्कृत भाषा पुराने समय में सर्वसाधारण की वाग व्यवहार यानी कि बोलचाल की भाषा थी। तत्र इदम श्रूयते, वहां उस समय के बारे में, तत्र इदम मतलब होता है ऐसा भी सुना जाता है, तत्र माने वहां पर या उस समय, ऐसा भी सुना जाता है, इदम श्रूयते ऐसा भी सुना जाता है, यत माने कि पुरा माने पहले, कोप माने कोई, नरह माने व्यक्ति आदमी, काष्ठभारम लकड़ी का बोझा, स्वशिरस्य अपने सिर पर, निधाय माने रखकर, काष्ठम विक्रेतुम लकड़ी बेचने के लिए, आपणम गच्छन्ति इसम बाजार जा रहा था, मार्गे रास्ते में, नृपः राजा तेनम अमिलत उनसे मिले, प्रच्छच्चा और पूछा, रास्ते में उनको राजा मिले और पूछा, भो भारम बाधति, हे भाई क्या भार बाधा पहुंचा रहा है, क्या बोझा परेशान कर रहा है। काष्ठ भार वाह को, लकड़ी जो ढोने वाला व्यक्ति है, यानी काष्ठ भार वाह को लकड़ी के का बोझा उठाने वाले ने कहा, नृपम माने राजा को, तत्प्रश्नोत्तर से उस प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में अवदत माने कहा, भारम न बाधते राजन, राजन भार बाधा नहीं पहुंचा रहा है, यथा बाधति बाधते, जितना बाधति बाधते अर्थात जितना तुम्हारा बाधते शब्द बाधा पहुंचा रहा है, उतना हमें लकड़ी का भार बाधा नहीं पहुंचा रहा है। उसका कहने का मतलब यह था कि आपने संस्कृत की व्याकरण गलत शब्द रूप का प्रयोग कर दिया है अपने वाक्य में, तो वो कह रहा था आपका जो ये त्रुटिपूर्ण वाक्य है वो बहुत बाधा पहुंचा रहा है, इतना बोझा नहीं पहुंचा रहा। तो ये ज्ञान था लोगों को संस्कृत का उस समय पर, ठीक है।
चलो, तो ये हो गया संस्कृत भाषा गौरवम चैप्टर से, तो इसका भी संदर्भ सहित ही आप अनुवाद लिखना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आपको एक चैप्टर का सारांश लिखना होगा, कालिदासा विश्वकवि रविंद्रा। ऑलरेडी मैं ये सारे चैप्टर्स का लगभग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसका सारांश करा चुके हैं। मदन मोहन मालवीय भी इंपॉर्टेंट खासा चैप्टर है। फिर एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या करनी होगी और एक सूक्ति की व्याख्या करनी होगी और एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना होगा। 4-4 नंबर में ये आएगा, ठीक है। भाषम पश्यसि यद् एनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरस पश्याम भाषा से नगात्रम इति साब्रवीत। देखिए, संदर्भ तो कहीं पर भी नहीं कहा गया है लिखने को, और संदर्भ का नंबर भी डिवाइड नहीं है। कहने का मतलब हमारा यह है कि संदर्भ कोई आवश्यक नहीं रह गया है, लेकिन अगर आप संदर्भ लिखते हैं तो एक नंबर हो सकता ना कटे, क्योंकि कुछ लोग अगर परंपरागत तरीके से सोचकर चेक कर देंगे कॉपी तो आपका नंबर कट सकता है। इसलिए संदर्भ अगर आपको सही सही आता है तो जरूर लिखना, और अगर कंफ्यूज है तो संदर्भ छोड़ देना, ठीक है। भाषम पश्यसि यद् एनम, तो ये कहां से लिया गया है? ये चैप्टर आप समझ रहे हैं कहां से लिया गया? लक्ष्य वेध परीक्षा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? लक्ष्य वेध परीक्षा से लिया गया है। देखिए, हमारा एक अलग फार्मूला रहता है कि जो मैं पेपर कराता हूं वो पूरा का पूरा हल करा देता हूं, भले ही कितना टाइम लगे। तो आप लोग ऊबिए नहीं, पूरा पेपर जो है आपको हल करके समझ के जाना है, ठीक है, बिना किसी त्रुटिपूर्ण के। तो वो ये कहाँ से लिया गया है? तो आप लिख देना कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में संकलित लक्ष्य वेध परीक्षा नामक पाठ से उद्धृत है। और लक्ष्य वेध कैसे लिखना है ये जरूर ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य वेध ऐसे लिखना है, ठीक है। तो भाषम पश्यसि, द्रोणाचार्य पूछते हैं भाषम पश्यसि, क्या आप उस भास को देख रहे हो? क्या आप भास को देख रहे हो? भास माने क्या होता है? गिद्ध, गिद्ध, ठीक है। तो क्या आप उस भास को देख रहे हो? भाषम पश्यसि यदि एनम, भास को देख रहे हो यदि एनम इस प्रकार तथा ब्रूहि पुनर्वचा, तो आप पुनः वचन बोलिए, तो बताइए। सिरः पश्यामि, तो अर्जुन कहते हैं कि मैं सिर देखता हूं भाषा से, भास का मैं केवल सिर देख रहा हूं, न गात्रमिति सह अब्रवीत। तो वे अर्जुन बोले कि मैं भास का केवल सिर देख रहा हूं, शरीर नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिय नरः। कहां से लिया गया है आपको मैं बता दूं, ये वही छाया हुआ नाम है गीता अमृतम। गीता के अमृत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न कांक्षति, जो हे अर्जुन, जो व्यक्ति ना तो खुशी से खुश होता है और ना किसी से द्वेष करता है, ना कुछ चिंता करता है, ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, शुभ और अशुभ को परित्याग करने वाला श्रद्धावान, वह मुझे प्रिय है। समझिए, यो न हृष्यति, ना तो वो, यो माने जो, ना माने नहीं, हृष्यत माने प्रसन्न होता है अधिक, न द्वेष्टि और न द्वेष करता है, न शोचति न शोक करता है, न कांक्षति और न इच्छा करता है, शुभ और अशुभ का परित्यागी, यानी वो समान रहता है शुभ में भी और अशुभ में भी। शुभ और अशुभ का जो परित्यागी होता है, भक्तिमान्यः समे प्रिय नरः, और मेरी भक्ति करने वाला होता है, वो नर मुझे प्रिय है। तो ये आपका गीतामृतम से है। फिर आपको सूक्तियों की व्याख्या करनी होगी, तो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, सूक्ति सुधा और विद्यार्थी चर्या, दो ऐसे चैप्टर हैं जो आपको रट के जाने हैं, कुछ ना कुछ वहां से आएगा, ठीक है। मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्नम संज्ञा विधीयते। अभी हमने कहा था कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्नम संज्ञा विधीयते। यानी यहां पर आप पूरी व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? पूरी व्याख्या। पूरी व्याख्या ये करेंगे कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, ठीक है, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न कह देते हैं, ठीक है। तो यहां समझिए, एतत्, यहां ये श्लोक है, सर्वं परवशं दुखम सर्वं आत्मवशं सुखम एतद्विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। विद्यार्थी चर्या से कहा गया कि जो कुछ अपने वश में है वो सब सुख है, और जो कुछ दूसरों के वश में है वह दुख है। इस प्रकार संक्षेप में
यह सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, समता का भाव ही योग उच्यते माने कहलाता है। ठीक है, एक श्लोक का आपको संस्कृत में अर्थ लिखना है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो संस्कृत श्लोक लिखते समय आप लिखेंगे कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयत यत। तो आपको संस्कृत अनुवाद करने से पहले आपको ये लिखना है अस्मिन्, ये एक लाइन जरूर लिख लेना है। अस्मिन् श्लोके हाँ कवि कथयति यत। ठीक है, बस डैश लगाना और लिखने लगना। ठीक है, हाँ इतना लिख देना जरूर। तो क्या कहता है कवि इसमें, आप ऐसे लिखेंगे कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयत यत ये पुरुषाः, क्या लिखेंगे, ये पुरुषाः बुद्धिमत्ता भवन्ति, जो पुरुष बुद्धिमान होते हैं, ते स्वकालम, वह अपना काल, काव्यादि ग्रंथानाम सद्ग्रंथानाम व अध्ययने अध्यापने यापयन्ति, और ये जना मूर्खाः भवन्ति ते स्वकालम परस्परम कलहेन निद्रया व्यसनैः च व्यतीतं कुर्वन्ति। ठीक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो इसका क्या लिखेंगे आप, अभिवादनशीलस्य। ठीक है, यह लिखेंगे अस्मिन् श्लोके कवि अभिवादनशीलतायाः वृद्धा सेवायाः च वर्णनं कुर्वन् कथयत् यत् यस्य स्वभावः स्वपूज्यानाम् अभिवादनं कुर्वन् अस्ति, यः सदा सर्वदा वृद्धानां सेवां करोति, तेषाम् आशीर्वादेन तस्य जनस्य आयुः विद्या कीर्तिः शक्तिः च एतानि चत्वारि वस्तूनि वर्धन्ते। ऐसे लिख देंगे। फिर आपको संस्कृत में प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर लिखना। महात्मनः कुत्र जन्म लेभे, महात्मनः गुजरात सौराष्ट्र मतलब गुजरात के पोरबंदर में जन्म हो, तो आप लिखेंगे महात्मनः पोरबंदरे जन्म लेभे, लिख देंगे महात्मनः पोरबंदरे जन्म लेभे। ठीक है, और जीमूत वाहनः कस्य पुत्रः आसीत, तो जीमूत वाहन से पिता मतलब जीमूत केतोः पुत्रः आसीत। सुमेधा कस्य तनया आसीत, सुमेधा किसकी पुत्री थी, तो सुमेधा किसकी पुत्री थी ये बताओ, सुमेधा विनयस्य तनया, तो यहां पर लिख देना विनयस्य तनया, विनय की पुत्री थी। फिर आप देखिए यहाँ पर एक में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखेंगे, वचन लिखेंगे, यानी रेखांकित पदों में नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखना। अहम रामम पश्यामि, तो रामम में द्वितीया विभक्ति है, कर्म कारक है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। अहम रामम पश्यामि, तो रामम कर्मणि द्वितीया यहाँ पे है, कर्मणि द्वितीया से राम में द्वितीया विभक्ति है। और वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो ध्रुवम पाय अपादानम, अपादाने पंचमी से यहाँ पर वृक्षात में पंचमी विभक्ति है। बालका विद्यालय पठति, बालक विद्यालय में पढ़ते हैं, तो अधिकरण में पे पर ऊपर सप्तम्या अधिकरणे होगा। ठीक है, सप्तम्या अधिकरणे आधारो अधिकरणा। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक पद में आपको प्रत्यय लिखना है। श्रुत्वा में श्रु धातु कत्वा प्रत्यय है, गंतुम में गम धातु तुमुन प्रत्यय है, और पटनिया में पट धातु अनियर प्रत्यय है। ठीक है, और अजा में अज शब्द और टाप प्रत्यय है। ठीक है, स्त्री प्रत्यय है यहाँ पे। एक का वाच्य परिवर्तन को, सीता पत्रम लिखति, तो सीता पत्रम लिखति का क्या हो जाएगा, सीतया पत्रम लिख्यते, सीतया पत्रम लिख्यते।
मया गम्यते का अहम गच्छामि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अहम गच्छामि। बालकः गीताम पठति, तो बालकः गीताम पठति, बालक गीता पढ़ता है, तो बालकेन, ठीक है, बालकेन गीताम पठ्यते हो गया। वाच्य परिवर्तन का भी देखो, ये वीडियो सब मिल जाएंगे आपको, आप प्लेलिस्ट में सब मिल जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। यहां पे है आप लोग बोलते हैं, तो भवन्तः, यहां क्या हो जाएगा, भवन्तः आपि, भवन्तः आपि वदन्ति, भवन्तः आपि वदन्ति, आप लोग भी बोलते हैं। तुम राम या हरि जाता है, तो त्वम रामः हरिः वा, त्वम रामा हरिः वा गच्छन्ति, त्वम रामा हरि वा गच्छन्ति, तुम राम या हरि जाता। लड़की को पढ़ना चाहिए, ठीक है, लड़कों को पढ़ना चाहिए, लड़की को पढ़ना चाहिए, लड़की को पढ़ना चाहिए, तो बालिका, बालिकाः, बालिका, अच्छा, पठेत, पठेत, बालिका पठेत। इस समय तुम कहाँ जा रहे हो, अधुना त्वम कुत्र गच्छसि, अधुना त्वम कुत्र गच्छसि। बंदर पेड़ पर चढ़ता है, तो वानरः वृक्षोपरि आरोहति, वानरः वृक्षोपरि आरोहति। सदाचार, फिर संस्कृत में देखो, संस्कृत के अलग प्लेलिस्ट निबंधों की बनी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। सदाचार, सत्संगति, राष्ट्रीय पर्यावरण विद्या आते रहते हैं हमेशा ये। फिर आपका वाक्यों में प्रयोग करना है, श्री गणेशाय नमः, त्वम किम करोति, सदा सत्यम वदेत, अत्र रामः अत्र अनेके कूपः सन्ति, ठीक है। अवगच्छामः, वयम गच्छामः, अहम आवाम वयम, गच्छाम गच्छावः गच्छामः, तो अहम आवाम वयम गच्छामः आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका संस्कृत का फुल सॉल्यूशन, पूरा पेपर का फुल हल है। तो आप इससे बहुत सारा लाभ प्राप्त करेंगे, आप बहुत अच्छे से लाभान्वित होंगे। जो कुछ मैंने आपको, जितना था मेरे पास ज्ञान, मैंने दे दिया आपको। अब हम चाहेंगे कि आप प्लेलिस्ट से ये सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए, और हम चाहते हैं कि आप 70 में 70 तो ले ही आएँ पेपर में, फिर देखा जाएगा, है ना। चलिए, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, शेयर कर दो।